हाय हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू ज्योग्राफी। मेरा नाम सिद्धार्थ है। आप और हम मिल करके इस चैनल के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं भूगोल का या ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी को पढ़ने के क्रम में हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी के जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शन का अध्ययन कर रहे हैं और इस सेक्शन में अभी हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को पढ़ने के क्रम में मैंने एक वीडियो पहले बना दिया है और आप लोगों ने आई होप वो वीडियो देख लिया होगा, इसलिए अब आप सेकंड वीडियो पे आए हैं। अगर किसी ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके पहले आप फर्स्ट वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपको सेकंड वीडियो देखना है। और अगर आपको प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बेसिक्स कंप्लीट तरीके से करने हैं, अच्छे से समझने हैं, तो सबसे पहले आप जाकर के देखिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वैगनर का और हैरी हैमंड हैस का सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। पहले आप वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पे आइएगा, तब जाकर के आपको ये सिद्धांत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो अब हम लोग शुरू करते हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का। ये है वीडियो पार्ट 2। सबसे पहले वाले वीडियो में अब तक हमने देखा कि प्लेट किसे कहते हैं, विवर्तनिकता किसे कहते हैं, विवर्तनिक जो है टेक्टोनिक्स होता क्या है, प्लेट जो है शब्द दिया किसने, प्लेट की मोटाई कितनी होती है, प्लेट जो है पृथ्वी पर किन लेयर से मिलकर के बनती है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की व्याख्या किन विद्वानों ने की, किन किन विद्वानों का इस सिद्धांत को सैद्धांतिक रूप देने में विशेष योगदान रहा है। तो हम इन सब चीज़ों का जो अध्ययन है वो वीडियो नंबर 1 में कर चुके हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं वीडियो नंबर 2। इस वीडियो में जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि मुख्य रूप से जो हमारा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में जो प्लेट है, जो प्लेट्स की जो गतिविधियाँ होती है आगे पीछे ऊपर नीचे या फिर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जहाँ जहाँ पर भी प्लेट मूवमेंट करती है वो सबसे पहले उसके मूवमेंट का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मुख्य रूप से जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में प्लेट की जो गतियाँ हैं उन गतियों को मुख्य रूप से गति देने का कार्य करता है संवहनीय तरंग। यह सिद्धांत मैंने आपको सागर नितल प्रसरण का जो सिद्धांत था हैरी हैमंड हैस का, उसमें भी मैंने आपको इस सिद्धांत के बारे में सामान्य व्याख्या की थी। एक मैंने वीडियो दिखाया था, वो वीडियो मैं आपको वापस दिखाऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हैरी हैमंड हैस वाला जो सिद्धांत था सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, वो भी ऑर्थर होम्स के संवहनीय तरंग सिद्धांत पर आधारित है। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की जो प्लेट की गतिविधियाँ हैं वो भी ऑर्थर होम्स का संवहनीय तरंग सिद्धांत पर आधारित है। तो सबसे पहले तो संवहनीय तरंग क्या है, तो सबसे पहले आप इधर देखिएगा, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी में नीचे यहाँ पर मैग्मा है। मैग्मा मतलब लिक्विड, तो ये लिक्विड गर्म होकर के ऊपर की ओर उठता है और इस पृथ्वी के धरातल से टकरा करके दोनों तरफ गति करता है। जब पृथ्वी के धरातल से टकराता है और दोनों तरफ गति करता है तो धीरे धीरे इस प्लेट में खिसकाव होता है। ये प्लेट दोनों से दूर जाएगी, एक दूसरे से दूर जाएगी। वहीं अगर ये गति कुछ इस तरह से होती कि यहाँ से ये एक दूसरे के समीप आते और फिर नीचे की ओर जाते, तो ऊपर की जो दो प्लेट्स हैं, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, ये दोनों की दोनों इन संवहनीय तरंगों के परिणाम स्वरूप एक दूसरे के समीप आती और नीचे की ओर गति करती। क्लियर है। तो संवहनीय तरंग सिद्धांत वो सिद्धांत है जो प्लेट की गतियों की व्याख्या करता है कि प्लेट में जो गतियाँ होती है वो क्यों हो रही है। तो संवहनीय तरंग सिद्धांत को समझने के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, एक बार उसे देख लेते हैं उसमें क्या है। तो ऑर्थर होम्स का जो संवहनीय तरंग सिद्धांत है उसको आप देखिएगा। ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के नीचे से आप देखिएगा ये लावा ऊपर की ओर उठ रहा है, ये देखिए। और जब ये ऊपर की ओर उठता है तो ऊपर की ओर उठने पर सतह से टकराता है और जैसे ही ये लावा सतह से टकराएगा दोनों और गति करेगा। इधर देखिए, एक इस तरफ और इस तरफ। इसकी इस गति के परिणाम स्वरूप प्लेट्स भी एक दूसरे से दूर सरकेगी क्योंकि नीचे से एक दूसरे के विपरीत और दबाव लग रहा है। वहीं दूसरी ओर आप देखिए, ये वाली प्लेट का लावा इस वाली प्लेट के साथ जा रहा है तो प्लेट्स भी एक दूसरे के समीप आएगी और एक दूसरे के नीचे की ओर गति करेगी। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो पूरा चक्र चल रहा है, इधर देखिए, ये पूरा जो चक्र चल रहा है वापस आने का, ये वाला जो पूरा चक्र है, ये जो पूरा चक्र है, इसे बोलते हैं संवहनीय तरंग। और इस संवहनीय तरंगों से पृथ्वी के सरफेस पर, धरातल पर कई सारी प्लेट गतियाँ देखने को मिलती है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से संवहनीय तरंग सिद्धांत प्लेट में गतियों की व्याख्या करता है। इसी डायग्राम को यहाँ पर थ्योरेटिकल माध्यम से दिखाया गया है कि ध्यातव्य है कि संवहनीय तरंगों की उत्पत्ति, इधर देखिए, तापमान में वृद्धि एवं दाब में कमी के कारण होती है और ये पदार्थ मैग्मा जो है
ये धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है और प्लेट में गति प्रदान करता है। अब आपको इस डायग्राम को देख करके इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये देखिएगा, ये हमारा पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी के नीचे ये वाला जो जोन है नीचे की तरफ, ये है मैग्मा चैम्बर, जहाँ पर हमारा सारा मैग्मा पड़ा होता है। जब ये मैग्मा ज़्यादा गर्म होता है तो ऊपर की ओर गति करता है। मैं इसका एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ। जब ये मैग्मा ज़्यादा गर्म होता है तो ये ऊपर की ओर गति करता है, इधर देखिए, और प्लेट के सीमांत से टकरा करके ये दोनों तरफ, दोनों ओर जाएगा और इस ओर फिर से नीचे की ओर उठेगा। इस प्रकार से मैग्मा चक्राकार रूप में गति करता है। इस चक्राकार गति को ही संवहन कहते हैं, संवहन तरंग कहते हैं, कन्वेंशनल करंट्स कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी को इंग्लिश टर्मिनोलॉजी समझनी है तो उसे हम लोग कहेंगे कन्वेंशनल करंट। तो जब कन्वेंशनल करंट जो इस तरह से चलती है, जब ये प्लेट से टकराने के बाद जब ये एक दूसरे से दूर जाएंगी, इधर देखिए, ये इधर और ये इधर, तो प्लेट की गतियां भी एक दूसरे से दूर की ओर होगी और धरातल पर दरार पड़ेंगी और दरार के सहारे ज्वालामुखी क्रियाएं हमें देखने को मिलती है। वहीं ऐसे क्षेत्र जहां पर ये कन्वेंशनल करंट इस तरह से चल रही है, एक दूसरे के समीप आ रही है, तो प्लेट्स भी एक दूसरे के समीप आएगी और वहां पर अभिसारी प्लेट सीमा का निर्माण होता है और वहां पर भी ज्वालामुखी क्रियाएं, ट्रेंच या गर्त का निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ दिखाया हुआ है, ये पूरा का पूरा यहाँ पर गर्त बना हुआ है, यहाँ ज्वालामुखी क्रियाएं हो रही है, तो ये सारी की सारी क्रियाएं भी इसी कारण होती है। इसका मतलब हुआ कि प्लेट में जो संचलन है, या तो एक दूसरे के समीप आना या अथवा एक दूसरे से दूर जाना, ये संचलन कहीं ना कहीं प्लेट्स के भीतर नीचे की ओर संवहनीय तरंगों के माध्यम से हो रहा है। फिर हम लोग अगर इसी डायग्राम को थोड़े से सिंपल डायग्राम के रूप में अगर यहाँ देखें तो आप देखिएगा इधर कि नीचे अगर कन्वेंशनल करंट इस तरह से चल रही है, इधर देखिए, इधर और यहाँ से इधर, तो इसके टकराहट से ये प्लेट इधर गति करेगी, इसकी टकराहट से ये प्लेट इधर गति करेगी। जब दोनों प्लेट एक दूसरे के तरफ गति करती है, एक दूसरे की ओर गति करती है, तब आप देखिएगा कि जो भारी वाली प्लेट होगी वो जाएगी नीचे और हल्की वाली प्लेट जाएगी ऊपर। इसके अपोजिट, इसी के विपरीत, अगर संवहनीय तरंग इस प्रकार से गति करे एक दूसरे के अपोजिट साइड, ऐसे, और फिर ऐसे नीचे की तरफ, फिर वापस नीचे की तरफ, तो जब ये चक्राकार गति इस तरह से होती है तो आप देखिएगा प्लेट से टकराते हैं और प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा की ओर गति करती है, एक दूसरे से दूर होती है और इसे अपसारी सीमा भी कहा जाता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि किस प्रकार से संवहनीय तरंग सिद्धांत प्लेट की गतियों को स्पष्ट करता है। इधर देखिएगा, ये एस्थेनोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। इस चित्र के माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार से जहाँ अभिसारी सीमा होती है वहाँ पर ट्रेंच और वोल्केनिक आर्क का निर्माण होता है। देखिए, ट्रेंच मतलब गर्त, वोल्केनिक आर्क, और इनका निर्माण हुआ है। ये सब चीज़ें मैं आपको इसके नेक्स्ट टॉपिक में समझाऊंगा। इधर देखते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं कि इस प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की अगर हम लोग मूलभूत अवधारणा की बात करें कि मतलब बेसिक इसकी अवधारणा क्या है, किस अवधारणा पर यह सिद्धांत टिका है, तो सबसे पहले याद रखिएगा, जो स्थल मंडल है, जो हमारा प्लेट का जो टुकड़ा है, वो दुर्बलता मंडल पर उत्प्लावित है, मतलब वो फ्लोट कर रहा है, मतलब वो तैर रहा है। मतलब नीचे दुर्बलता मंडल है जो कि अधिक घनत्व वाला तरल पदार्थ है, ऊपर जो स्थल मंडल है वो स्थिर भूखंड है जो उसकी अपेक्षाकृत कम घनत्व का है। अतः ये जो स्थलखंड है, इस लिक्विड दुर्बलता मंडल पर ये क्या करता है, तैरता है। जब तैरता है तभी तो ये आगे पीछे ऊपर नीचे की तरफ गति करेगा। फिर हम देखेंगे सेकंड सिद्धांत है कि पृथ्वी का जो कुल क्षेत्रफल है वो नियत है, जबकि क्रस्ट का विनाश और निर्माण जारी है। मतलब जब प्लेट एक दूसरे से दूर होती है तो इस खाली गैप के अंदर ज्वालामुखी क्रियाओं से नई जमीन का निर्माण हो जाता है। वहीं जब प्लेट एक दूसरे के समीप आती है तो ये वाली जो जमीन थी, ये वाला जो क्रस्ट भाग था, ये नीचे की ओर जाता है और टूट फूट करके पिघल जाता है। मतलब कहीं पर नई जमीन का निर्माण हो रहा है तो कहीं जमीन खत्म हो रही है, कहीं विनाश हो रहा है, कहीं रचना हो रही है। फिर भी ऐसा नहीं हुआ कि जहां जहां रचना हुई तो उसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी का क्षेत्रफल बढ़ गया हो, या कहीं पर अधिक विनाश हुआ है तो पृथ्वी घट के छोटी हो गई हो। ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी का जो कुल क्षेत्रफल है वो नियत है। इसका मतलब कहीं ना कहीं विनाश में और निर्माण में साम्यावस्था जारी है। ये दो बेसिकली सिद्धांत हैं, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं। अब हम लोग प्लेट के ज्यामितीय भागों की चर्चा करें इससे पहले सबसे पहले हम लोग बेसिकली वो चीज़ समझ लेते हैं जो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है प्लेट बाउंड्रीज। इसे कहेंगे प्लेट सीमांत, हिंदी में बोले तो प्लेट सीमांत, इंग्लिश में कहे तो प्लेट बाउंड्रीज। तो प्लेट बाउंड्रीज को समझने के लिए आप देखिएगा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्लेट बाउंड्रीज, जो प्लेटों का जो संचलन होता है, आपको हमेशा ये पता होना चाहिए, अगर ये दो प्लेट्स है, प्लेट ए और प्लेट बी, अगर ये प्लेट संचलित करती है तो इसमें इस पूरी प्लेट का कोई मुख्य रोल नहीं होता है। मुख्य रोल होता है इस बाउंड्री का, जो बाउंड्री दूसरी वाली प्लेट की बाउंड्री से या तो टकराएगी या इससे दूर होगी। तो इस तरह की जो बाउंड्रीज होती है इनको तीन भागों में विभाजित किया गया है।
पहला भाग है अपसारी सीमा, दूसरा भाग है अभिसारी सीमा और तीसरा भाग है संरक्षी सीमा। तो सबसे पहले आप देखिएगा, जब दो प्लेट्स, ये हमारी प्लेट बाउंड्री हुई, जब ये प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगी तब तो हम लोग इसे कहेंगे अपसारी सीमा। ऐसी सीमा जो एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक, क्लियर है। जब ये दोनों सीमाएं, जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे के समीप आती है तब ये वाला, मान लीजिए ये वाली प्लेट भारी है और ये वाली हल्की है, तो ये भारी वाली प्लेट हल्की वाली प्लेट के नीचे क्षेपित होगी। इस क्षेपण के कारण और एक दूसरे के समीप आने के कारण इसे हम लोग कहते हैं अभिसारिक सीमा। तो ये देखिएगा, जब प्लेट बाउंड्रीज एक दूसरे के समीप आती है तब तो है अभिसारी, जब एक दूसरे से दूर जाती है तब ये कहलाती है अपसारी। परंतु वही जब दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे के साथ साथ ही ऊपर नीचे आगे पीछे इस तरह से गति करती है, ना तो एक दूसरे के समीप आई ना ही एक दूसरे से दूर गई, अपितु अपने ही स्थान पर आगे पीछे की ओर गति करती है, इस प्रकार की सीमा को कहा जाता है संरक्षी सीमा। अब आप देखिएगा, इसके अंदर सबसे पहले अपसारी संचलन किसे कहेंगे कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गमन करें तो उसे अपसारी सीमा कहा जाता है। डाइवर्जेंट बाउंड्री, इसे इंग्लिश में कहें तो डाइवर्जेंट बाउंड्री कहा जाता है। मतलब अपसारी प्लेट के किनारों पर नए क्रस्ट का निर्माण होता है। किस प्रकार से नया क्रस्ट बन रहा है देखिएगा, अगर ये दो प्लेट्स हैं एक दूसरे से दूर गई तो नीचे से लावा बाहर निकलेगा और निरंतर यहाँ जमता जाएगा। तो इस पूरे जो गैप के अंदर नए लावा का निर्माण हो जाएगा और स्थल भाग पूरा बन जाएगा। और इस स्थल भाग के बनने के कारण जो सीमा बनेगी उसे हम लोग कहेंगे रचनात्मक सीमा, क्योंकि ये नई प्लेट की रचना कर रहा है, अतः इसे रचनात्मक सीमा भी कहते हैं। और वैसे इसे डाइवर्जेंट बाउंड्री कहेंगे क्योंकि एक दूसरे से दूर जा रही है और नई प्लेट की रचना इस खाली जगह में हो रही है। विश्व के अधिकांश सीमांत अपसारी सीमा मध्य महासागरीय कटकों के सहारे पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप लोग अटलांटिक महासागर की तरफ देखेंगे तो उसके पश्चिम में अमेरिकी प्लेट है, पूर्व में अफ्रीकी और यूरेशियन प्लेट है। ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो अटलांटिक महासागर में एस आकार में मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण होता है, मिड ओशनिक रिज का निर्माण होता है। वो इसी प्रकार का एक उदाहरण है। अब देखिएगा डाइवर्जेंट बाउंड्री को देखिएगा, अपसारी सीमा को इस चित्र के माध्यम से देखिएगा कि जब मैग्मा एस्थेनोस्फेयर से मैग्मा निकलता है और मैग्मा एक दूसरे से दूर की ओर गति करता है, जब संवहन तरंग एक दूसरे से दूर की ओर गति करती है तो आप देखिएगा ये जो क्रस्ट है हमारा, ये क्रस्ट भी क्या होगा, एक दूसरे से दूर जाएगा, ये इधर और ये इधर, तो बीच में दरार पड़ती है। इस पूरी की पूरी संलग्न जो ये दीवार दिख रही है आपको, इस दीवार के सहारे मैग्मा बाहर आता है और जम जाता है, फिर बाहर आता है, फिर जम जाता है। और इस प्रकार से ये क्रस्ट पहले इस साइज का था और अब जो है ये दूर होकर के इस साइज का हो गया और बढ़ गया और इस बीच वाली खाली गैप में मैग्मा जम करके नए धरातल का निर्माण हो गया। इसे कहते हैं अपसारी सीमा और डाइवर्जेंट बाउंड्री या रचनात्मक सीमा, क्योंकि नई प्लेट की रचना हो रही है, मैग्मा निकल रहा है और नई प्लेट बनती है। अब हम लोग बात करते हैं अभिसारी सीमा। अब आप देखिएगा, अभिसारी सीमा का मतलब होता है जब दो प्लेट्स हैं, ये जब आपस में एक दूसरे के समीप आए, दूर नहीं जा रही है, अब क्या कर रही है, एक दूसरे के समीप आ रही है, तो एक प्लेट भारी होगी अवश्य, एक प्लेट हल्की होगी, क्योंकि हम लोग यहाँ तुलना कर रहे हैं तो तुलनात्मक रूप से कोई कम कोई ज़्यादा होगा। तो जो भारी वाली प्लेट होगी वो हल्की वाली प्लेट के नीचे, भारी होने के कारण नीचे की ओर क्षेपित होगी। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सबडक्शन। उसका सबडक्शन होता है, क्षेपण होता है। जब ये नीचे की तरफ क्षेपित होती है तो हम जानते हैं जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ता है, दाब बढ़ता है, दाब और ताप के बढ़ने के कारण ये वाली जो प्लेट है इसकी चट्टानें पिघलेगी और इस वाली प्लेट के ऊपर से फाड़ करके ज्वालामुखी निकलेंगे। तो इस प्रकार से अभिसारी सीमा क्या है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे की और गति करती है, और हम देखेंगे कि जब भारी प्लेट या अधिक गति वाली प्लेट कम गति वाली या हल्की प्लेट के पास आती है तो भारी वाली प्लेट का नीचे की तरफ क्षेपण होता है हल्की प्लेट के, और इसे क्षेपित सीमांत भी कहा जाता है। इसी कारण इसे सबडक्शन बाउंड्री भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सबडक्शन हो रहा है, क्षेपित हो रही है, क्षेपण हो रहा है। अब आप देखिएगा, अगर ये प्लेट भारी है और ये हल्की है, अगर इसका नीचे क्षेपण हुआ तो इस प्लेट का नीचे की ओर विनाश होगा या नहीं होगा, क्लियर है, विनाश होगा। अतः इसे विनाशी सीमा भी कहा जाता है या विनाशात्मक सीमा भी कहा जाता है। इसी के विपरीत अपसारी सीमा को क्या कहा गया था, उसे कहा गया था रचनात्मक सीमा, क्योंकि वहां पर नए ज्वालामुखी निकलते हैं और प्लेट का निर्माण होता है। लेकिन यहां पर एक प्लेट तो थी पहले से, उसका टूट फूट हो रहा है, तो इस प्रकार से इसे क्षेपित सीमांत या अभिसारी सीमा कहेंगे। डाइवर्जेंट, इसे सबडक्शन बाउंड्री कहा जाता है।
अब आप देखिएगा कि अब इसके परिणाम स्वरूप क्या क्या घटनाएं होती, मैंने आपको बता दिया। अब सारी सीमा के परिणाम स्वरूप तो क्या बनते हैं, मध्य महासागरीय कटकों का निर्माण होता है, नई प्लेट का निर्माण होता है, प्लेट का साइज बढ़ता है, परंतु इसमें प्लेट का साइज कम हो रहा है। ये वाली प्लेट देखिए इतनी बड़ी थी, अब देखिए छोटी हो गई, अब छोटी हो गई, और ये यहाँ गई नीचे पिघल करके बिल्कुल छोटी हो गई, अब सिर्फ इतनी सी प्लेट बची है। इसका मतलब है कि जब भारी वाली प्लेट हल्की वाली प्लेट के नीचे क्षेपित होगी तो हल्की वाली प्लेट के ऊपर की तरफ ज्वालामुखी क्रियाओं का निर्माण होगा, ज्वालामुखी आर्क बनते हैं। इसे देखिए, इसे बोलते हैं वोल्केनिक आर्क, वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है। और जब क्षेपण होता है, इधर देखिएगा, जब क्षेपण होता है तो नीचे वी आकार की, इधर देखिए, गर्त का निर्माण होता है, ट्रेंच का निर्माण होता है। तो इसमें कई सारे महासागरीय ट्रेंच का निर्माण अथवा गर्त का निर्माण भी होता है। तो इसका मतलब है ज्वालामुखी क्रियाएं हो रही है, ट्रेंच का निर्माण हो रहा है, और जहां टकराहट होगी या नीचे की तरफ सबडक्शन होगा वहां पर अर्थक्वेक्स भी आते हैं, भूकंपीय क्रियाएं भी देखने को मिलती हैं। अब आप देखिएगा कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देखिएगा प्रशांत महासागर में। जब प्रशांत महासागरीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो प्रशांत महासागरीय प्लेट होने के कारण, भारी होने के कारण नीचे की तरफ क्षेपित होती है। जैसे ही क्षेपित होगी तो यूरेशियन प्लेट, जो हमारा एशिया महाद्वीप है, उसके तट के सहारे सहारे कई सारे ट्रेंच बनते हैं, कई सारे हमें गर्त देखने को मिलते हैं, तथा साथ में ही इसी एशिया महाद्वीप पर कई सारे ज्वालामुखी क्रियाएं भी देखने को मिलती है, जैसे अल्यूशन द्वीप में, जैसे जापान द्वीप में, और इसी तरह से क्रमवार हमें यहाँ पर वोल्केनिक आर्क देखने को मिलते हैं, ज्वालामुखी चाप देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि अब सारी सीमा जो है इसका संचलन भी 3 प्रकार से होता है, महाद्वीपीय संचलन, महासागरीय संचलन और महासागरीय संचलन। अब इसका क्या मतलब है, इधर देखिएगा कि जब 2 प्लेट्स आपस में टकराती है, एक तो है महाद्वीपीय मतलब कॉन्टिनेंटल, एक है महासागरीय मतलब ओशैनिक। जब ये 2 प्लेटें आपस में टकराएंगी मतलब दोनों की प्रकृति अलग अलग है, एक तो महाद्वीपीय है, एक महासागरीय है। वहीं दूसरी स्थिति में ऐसा हो सकता है कि ये भी कॉन्टिनेंटल हो, महाद्वीपीय हो, और ये भी महाद्वीपीय हो, जैसे भारतीय प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टकराना। हालांकि भारतीय प्लेट का अग्रभाग महासागरीय है। अब हम लोग देखते हैं महासागरीय प्लेट मतलब ओशियानिक प्लेट से टकराए, दोनों की दोनों महासागरीय प्लेट है, दोनों आपस में टकराए। इन तीनों ही स्थिति में जो प्लेट भारी होगी अपेक्षाकृत, क्योंकि यहाँ तुलना की जा रही है तो तुलना में कोई एक हल्की होगी, कोई एक भारी होगी, जो भी प्लेट भारी होती है ना, उस प्लेट का हमेशा सबडक्शन होता है, क्षेपण होता है। आपने देखा होगा ये यूरेशियन प्लेट है, हमारा एशिया है, ये हमारा भारत है। भारत का अग्रभाग, भारतीय प्लेट का अग्रभाग महासागरीय था, तो जैसे कि ये इस तरफ गया तो ये भारी होने के कारण भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से नीचे की तरफ क्षेपित हुई। जैसे जैसे क्षेपित होगी, देखो यहाँ पर क्या क्या घटनाएं देखने को मिलेगी, ये फोल्ड होगा, और फोल्ड होकर के यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेंगे, हमें यहाँ पर पर्वत देखने को मिलेंगे। कौन से पर्वत, नवीन वलित पर्वत, और इसी पर्वत के भीतर ज्वालामुखी क्रियाएं भी देखने को मिलती है। हालांकि हिमालय के क्षेत्रों में इस प्रकार की ज्वालामुखी क्रियाएं कम देखने को मिलती है, नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि हिमालय की ऊंचाई बहुत ज़्यादा अधिक है। आई होप आपको ये अब सारी सीमा भी समझ में आया होगा और अभी सारी सीमा भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग इस डायग्राम में देखेंगे अब सारी और अभी सारी सीमा को। सबसे पहले आप देखिएगा, ये लिथोस्फेयर है, मतलब ये जो ग्रे वाला है ये प्लेट है, और नीचे की तरफ जो है वो है हमारी, नीचे की तरफ हमारा एस्थेनोस्फेयर है। एस्थेनोस्फेयर मतलब वो दुर्बलता मंडल जिसके ऊपर प्लेट तैर रही है। अब आप देखिएगा, जब एक प्लेट इस तरफ और इस तरफ गति करती है, एक दूसरे के समीप आती है, तो भारी वाली प्लेट नीचे की तरफ क्षेपित हुई, यहाँ पिघली, और पिघल करके लावा ऊपर की तरफ उठा, और यहाँ पर ज्वालामुखी क्रियाएं देखने को मिलती है, वोल्केनिक आर्क बनते हैं, ज्वालामुखी चाप बनते हैं। जब इसका नीचे सबडक्शन होता है तो यहाँ पर ट्रेंच देखने को मिलते हैं, मतलब महासागरीय गर्त देखने को मिलते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसे अब हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सबडक्शन होता है। ये देखिए, पृथ्वी के भीतर संवहनीय तरंग चल रही थी। इस संवहनीय तरंग के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तो हम लोग देखते हैं कि इसी के परिणाम स्वरूप ये देखिएगा कि जब 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप आती है तो भारी वाली प्लेट, ये देखिए, भारी वाली प्लेट का क्षेपण हो रहा है नीचे की तरफ, और हल्की वाली प्लेट है ऊपर। ये पूरी की पूरी ट्रेंच का यहाँ निर्माण हो गया है, खाई का यहाँ निर्माण हो गया है। लगातार प्लेट का नीचे की तरफ क्षेपण होते जा रहा है, प्लेट नीचे की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ ट्रेंच का निर्माण हुआ, और जैसे ही ये नीचे की तरफ जाएगी, यहाँ पर हमेशा ताप और दाब बहुत ज़्यादा होता है। पृथ्वी के भीतर गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बहुत हाई है, ठीक है, प्रेशर बहुत हाई है, टेम्परेचर बहुत हाई है। तो इसके कारण क्या होगा, ये सारी की सारी चट्टानें पिघलेंगी।
तो गर्म होती है, गर्म होकर के हल्की होकर के कहाँ उठेंगी, ऊपर की ओर उठेंगे। और जैसे कि जैसे ये यहाँ उठेंगी और इधर हमें ज्वालामुखी क्रियाएं देखने को मिलती है। इधर देखिएगा आप, इस प्रकार से सबडक्शन के अंदर ज्वालामुखी क्रियाएं कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। और इस प्रकार से ये अगर महासागर के अंदर हो रहा है तो ज्वालामुखी द्वीप बनते हैं। जैसे जापान एक ज्वालामुखी द्वीप है, उसका निर्माण भी कुछ इसी प्रकार से हुआ है और इस प्रकार की ज्वालामुखी क्रिया हमें देखने